ताजा खबर, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस तेजी से कम हो रही हैं, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। कोरोना अभी भी है, ऐसे में जरा सी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। आप मास्क जरूर पहनिए। मास्क इस वक्त आपके लिए सुरक्षा कवच है। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप मास्क पहनकर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाइए। बड़ी खबर मुंबई के बांद्रा इलाके से, वहां पर 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिरने से एक आदमी की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। रात करीब 1:30 बजे इमारत गिरने की जानकारी मिलते ही वहां पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा होती है। इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। अब तक 17 लोगों को निकाला जा चुका है। हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 1:45 बजे हमको कंट्रोल रूम में मैसेज मिला है कि घर गिर गया करके। तो हम लोग इधर आने के बाद में देखा है कि यहाँ पे जो चाली है, ये सब ग्राउंड+1, ग्राउंड+2, ग्राउंड+3 बिल्डिंग से एकदम सटा हुआ है आजू बाजू में। तो इसमें 4-5 घरों का पोर्शन ऊपर से नीचे गिर गया है, और बीच का जो गली है बहुत संकरा है। छोटा गली होने की वजह से उसमें पूरा मलबा पड़ा हुआ है। हम लोग आने के बाद में ऊपर से 12 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है, और उनको जिन लोग अच्छे थे उनको वापस भेज दिया, और बाकी लोगों को जो जख्मी थे उनको हमने हॉस्पिटल में भेजा है। हमारे आने के पहले 4 लोगों को पब्लिक ने निकाल के हॉस्पिटल में भेजा था। 4 माले की जो बिल्डिंग थी, उसमें से एक जो घर है, एक माला गिर गया, और आजू बाजू के जो 3-4 घर हैं उस पर उसका इफेक्ट हुआ, और इसके कारण एक यंग लड़के की भी डेथ हो गई। इसीलिए बहुत बुरा लग रहा है। मुंबई से हमारे साथ लाइव मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे। अभिषेक, ताजा स्थिति क्या है? कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने की उम्मीद है? देखिए जसप्रीत, अगर मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो मलबा है उसको अगल बगल से हटाया जा रहा है, क्योंकि जितने सस्पेक्टेड थे उन सभी को निकाल लिया गया। लेकिन फायर ब्रिगेड की कोशिश से जहाँ पे भी मलबा गिरा हुआ है उन जगहों से ये आइडेंटिफाई और इंश्योर कर लिया जाए कि कहीं कोई दबा या फंसा तो नहीं है, उसकी कोशिश की जा रही है। और इसके लिए बाकायदा यहाँ पर अंदर इस बिल्डिंग के ठीक पीछे की वो बिल्डिंग है, इतना कंजेस्टेड एरिया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। रात में 1:30 बजे के आसपास ये जैसे ही इमारत गिरी है, उसके तुरंत बाद लोकल लोगों ने यहाँ पर काफ़ी मेहनत की है और कई लोगों को बाहर निकाला। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम काम कर रही है। लोकल एमएलए रात 2 बजे पहुँचे हैं और तब से रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा है। हमारे साथ जिशान है। जिशान, अभी क्या कंडीशन है? देखिए, अभी काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत मलबा हमने निकाला भी है। रात के 1:30 बजे ये इंसिडेंट हुआ था। एक युवा की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु भी हो गई, मगर अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चालू है। फायर ब्रिगेड भी है। लोकल्स की मैं दाद देना चाहूँगा कि फायर ब्रिगेड के आने से पहले उन्होंने जो प्रोत्साहिता दिखाई और लोगों को बाहर निकाला, 7-8 लोग को जो बाहर निकाला, वो एक बड़े हादसा होने से उन्होंने रोक दिया। एक इंसान की मृत्यु ज़रूर हुई है और 6-7 जन इंजर्ड भी हुए थे। एक औरत अभी KEM में उसका इलाज हो रहा है, मगर ज़्यादा किसी को उसके अलावा चोट नहीं लगी है। और हमसे यही दुआ और प्रार्थना करते हैं कि अभी मलबे में कोई अटका ना हो। ऐसा लगता तो नहीं है, मगर पूरा मलबा हटने के बाद ही हम ये कह सकते हैं। देखिए, सस्पेक्टेड जितने लोगों को लग रहे थे वो सभी लोग बाहर आ गए हैं। जितने सस्पेक्ट लग रहे थे, सस्पेक्टेड सभी बाहर आ गए हैं, मगर पूरा मलबा हटने से के पहले हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कभी कोई बाथरूम गया हो, रात का समय था, बारिश भी बहुत हो रही थी। इतनी बारिश होने के वजह से मलबा निकालने में भी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल यहाँ पर मैं अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, फायर ब्रिगेड के यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, वो ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये जगह इतनी कंजेस्टेड है, और इस बिल्डिंग के ठीक पीछे की बिल्डिंग है जो गिरी है, जहाँ पर आने जाने में भी लोगों को काफी कठिनाई हो रही है और लोग जा नहीं पा रहे हैं। फायर इतनी सकरी और छोटी गलियां हैं कि यहाँ पर पहुंचना। आप हमें तस्वीरें दिखाते रहिए अभिषेक, और ये बताइए कि अभी तो मानसून की शुरुआत हुई है मुंबई में, ये इमारत गिरी है, तो क्या पहले से ही ये इमारत कमजोर थी? देखिए, अभी जो स्थानीय बता रहे हैं कि जो इमारत गिरी है उस पर उसके ऊपरी हिस्से का काम चल रहा था, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से शुरू था। लेकिन बारिश आज रात भर हुई है, आज पहली बारिश है। हालांकि मौसम अभी नहीं पहुंचा है, प्री मानसून बारिश है, लेकिन उसके दौरान ही इतना बड़ा हादसा होता है। और मुंबई के भीतर अमूमन इसी एरिया में पिछले साल भी एक हादसा हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान गई थी और इंजर्ड हुए थे। फिर इसी तरीके से हुआ है। अब
कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा था, क्या वो परमिशन से चल रहा था, बिल्डिंग का ऑडिट हुआ था कि नहीं हुआ था, ये सारी चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर आप देखिए कि फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, बावजूद इसके ठीक पीछे वो रिहायशी इमारत है जो गिरी है, लेकिन वहाँ पर पहुँच पाना मुश्किल है। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के लिए भी काफ़ी दिक्कतों का काम है वहाँ तक पहुँच पाना। अगर मैं तस्वीर आपको दिखाऊं कि इस सकरी गली से ऑपरेशन चल रहा है, आप अगर तस्वीरें देखिए तो इस सकरी गली से ऑपरेशन चल रहा है, वो हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है जहाँ जो गिरा हुआ है, और वहाँ तक पहुँच पाना लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए इस गली का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि यहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जाए। इस गली में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और लोकल स्थानीय लोग यहाँ पर हैं। अगर अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो अंदर एक बार तस्वीरें देखने पर आपको अंदाजा लगेगा किस तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, कितनी मुश्किलें हैं इस इलाके में, खास करके इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं और यहाँ पर इस पूरा ऑपरेशन चल रहा है। फिलहाल ये सामने बिल्डिंग का मलबा आपको दिखाई पड़ रहा है और वहाँ पर गिरा हुआ है ये बिल्डिंग का हिस्सा, और अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन लोकल जो स्थानीय बता रहे हैं कि जो सस्पेक्टेड थे वो सब निकाल लिए गए हैं, लेकिन जब तक मलबा हटता नहीं है तब तक कुछ कह पाना मुश्किल है कि आखिर और कितने लोग हो सकते हैं इसके भीतर। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ से मलबा हटाने की कोशिश है, लेकिन आसपास की इमारतें जो भी हैं वहाँ पर डैमेज हुआ है। एक ग्राउंड प्लस 4 की बिल्डिंग गिरी है, उसके आसपास के 2-3 बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। बावजूद इसके यहाँ ऑपरेशन कर पाना बहुत मुश्किल है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अभी भी इस जद्दोजहद में है कि आखिर इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया जाए, कैसे यहाँ से लोगों को बाहर निकाला जाए और ख़ास करके इस मलबे को कैसे बाहर निकाला जाए ताकि ये इंश्योर किया जाए कि इसके पहले यहाँ पर अब कोई नहीं है और सभी सुरक्षित हैं। फिलहाल आसपास के इलाके में लाइट्स काट दी गई हैं क्योंकि बारिश हल्की चल रही है और ऐसे में अगर कहीं कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो दूसरा हादसा हो सकता है, इसलिए आसपास के इलाके की लाइट्स काट दी गई है और अगल बगल के लोगों को फिलहाल घर छोड़ करके बाहर जाने के लिए कह दिया गया है ताकि यहाँ पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। जसप्रीत, एक बेहद चैलेंजिंग काम है, खासकर फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के लिए, स्थानीय प्रशासन के लिए, बीएमसी के लिए और लोकल यहाँ पर जो लोग अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे उनके लिए एक बेहद चैलेंजिंग काम है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और यहाँ पर अभी भी जो मलबा नीचे गिरा हुआ है उनको हटाया नहीं जा सका है क्योंकि वहाँ पर लोग जो मलबा लेकर जाने वाले लोग हैं या गाड़ियाँ हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। ये करीब 3-3.5 फीट की गली है और इस गली में से ही पूरा ऑपरेशन को अंजाम देना है। ये बहुत चैलेंजिंग काम है, खास करके और ऐसे समय में जब बारिश अभिषेक, मलबे को हटाना बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो इमारत में लोग थे, क्या सभी लोग बाहर निकाल लिए गए हैं? कितने परिवार इमारत में रहते थे और जो लोग घायल हुए हैं उनकी स्थिति क्या है? बिल्कुल जसप्रीत, अगर इमारत की बात करें तो इमारत में जो सस्पेक्टेड थे, जिनका की नोटिफाइड हो पाया था, जिनको लोगों ने बताया था, उन सभी लोगों को निकाल लिया गया है। लेकिन ये कह पाना मुश्किल है कि सभी लोग अभी निकाल लिए गए हैं क्योंकि ये गली जो है, ये गली एक जगह से दूसरी जगह पास होने के लिए ये 3.5 फीट की गली है और यहाँ से अगर कोई गुजर रहा होगा उस रात को तो कहीं कोई उस मलबे के भीतर तो नहीं गिरा है जहाँ पर ये गली में मलबा पड़ा हुआ है, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग है। और जो लोग जिन लोगों को निकाला गया उसमें एक की डेथ हो गई है, बिहार का रहने वाला है बताया जा रहा है और उसके घर वालों से संपर्क करने की कोशिश हो रही है। दूसरा, जो लोग और इसमें इंजर्ड हुए हैं उन सभी का इलाज चल रहा है। फिलहाल सब स्टेबल हैं। एक महिला है जिनकी पैर में काफ़ी दिक्कत हुई थी, चोट आई है, उसको एक माइनर ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी सब स्टेबल हैं और यहाँ पर बीएमसी, स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ठीक है अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेंगे। तो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और संकरा रास्ता है, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। बढ़ते हैं आगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम हो चुकी है। ज्यादातर राज्यों में कोरोना के मामलों में कमी आई है।
ऐसे में राज्यों ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली में अनलॉक के दूसरे हफ्ते यानी आज से ऑड इवन के आधार पर बाजार और मॉल खोलने की इजाजत मिल गई है। इसके साथ ही मेट्रो भी 50% क्षमता के साथ आज से शुरू हो चुकी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक मॉल और बाजार में ऑड इवन के फॉर्मूले पर दुकानें खुलेंगी, यानी कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी और आधी दुकानें दूसरे दिन खुल सकेंगी। दुकानों के खोलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रखा गया है। सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए अधिकारी 100% उपस्थिति के साथ काम करेंगे, यानी सभी अधिकारियों को दफ्तर आना होगा, जबकि दूसरे कर्मचारी 50% ही दफ्तर आएंगे। लेकिन जरूरी सेवाओं के 100% कर्मचारी दफ्तर जाएंगे। वहीं प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। हालांकि दिल्ली में अभी जिम, स्पा, सैलून, वाटर पार्क को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। पहले जैसा ही है, जो पहले रेस्ट्रिक्शंस थी उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है, काफ़ी अच्छा है। वैसे ही लग रहा है जैसे पहले था, कोई खास नहीं है। खास का मतलब यह है कि इतना चेंज है कि दूरी बना के चलते मेट्रो में भी और वैसे भी। मेट्रो की सेवा ओपन हुई है तो उसके लिए जा रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं 1 महीने से घर ही पे था, कारण कि कोई कन्वेंस नहीं था दिल्ली टू यूपी जाने के लिए। अब सुविधा तो हुई है, पर देखिए कितने लोग इसको कोविड के तौर पर मानते हैं, क्योंकि इन्होंने कह तो दिया कि 50% आबादी के साथ खोलेंगे, पर अंदर कौन फॉलो करता है वो सबसे बड़ी बात देखने के लिए है। बाकी हाँ, मेट्रो खुल जाने से हमारी थोड़ी सुविधा तो है। यूपी में अब सिर्फ 4 जिलों को छोड़कर राज्य के 71 जिलों में कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियों में ढील दी गई है। सिर्फ मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर में ही 600 से ज्यादा एक्टिव केस होने की वजह से पाबंदियों में ढील नहीं दी गई है। यूपी के गाजियाबाद में भी कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। यहाँ दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं गौतम बुद्ध नगर में कंटेनमेंट जोन से बाहर वाली सभी दुकानों को सोमवार से शुक्रवार तक खोलने की इजाजत दे दी गई है। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर रोक रहेगी। धार्मिक स्थलों पर एक साथ सिर्फ 5 लोगों को ही जाने की अनुमति दी गई है, जबकि शादी समारोह में 25 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो पाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के आंकड़े लगातार घट रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट भी 1% से कम पर आ गया है। कोरोना के खिलाफ दूसरी लहर से जंग के बीच अब राजधानी में एक नया घमासान छिड़ गया है। ये घमासान घर घर राशन योजना को लेकर है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि केंद्र ने इस योजना में ऐन मौके पर अड़ंगा डाल दिया है, जबकि केंद्र का कहना है कि इस योजना को रोककर दिल्ली में एक बड़ा घोटाला होने से बचाया गया है। राशन योजना पर छिड़ी इस तकरार में आरोप प्रत्यारोप की धार और तेज हो चुकी है। की राजधानी दिल्ली कोरोना संकट से उबरने में जुटी है। एक लंबे अंतराल के बाद लगातार घट रहे आंकड़े सुकून दे रहे हैं, लेकिन अनलॉक की ओर बढ़ रही दिल्ली में अब राशन योजना पर तकरार छिड़ गई है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार की वजह से घर घर राशन योजना अधर में लटक गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए दावा किया कि जब योजना से जुड़ी सारी आपत्तियों को दूर कर लिया गया तो आखिर क्यों इस योजना को गरीबों तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। जितने ऑब्जेक्शंस किए हमने सारे मान लिए। इस सब के बावजूद भी आप कहते हो हमने आपकी अप्रूवल नहीं ली। और कैसे अप्रूवल लेते हैं सर? अब और कैसे अप्रूवल लें? इस सब के बाद भी आपने ये स्कीम खारिज कर दी, क्यों सर? लोग पूछ रहे हैं। अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? सारा देश जानना चाहता है आपने ये स्कीम खारिज क्यों की सर? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई और बातों का भी जिक्र किया। केंद्र सरकार की वजह से क्रांतिकारी योजना को रोक दिया गया। जिस योजना से गरीबों के घर तक राशन पहुंच सकता था, उस पर अड़ंगा लगा दिया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है तो राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि उन्होंने योजना से अपना नाम तक हटा दिया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि कानूनी तौर पर उन्हें इस योजना की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस योजना के लागू होने से दिल्ली में राशन माफिया पर शिकंजा कसने की कोशिश की गई। कानूनन
हमें दिल्ली में ये स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन हम केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे, इसलिए हमने एक बार नहीं 5-5 बार आपका अप्रूवल लिया है सर। मार्च के महीने में हमारी योजना पे आपकी सरकार ने कुछ आपत्तियां लगाई, हमने आपके सारे ऑब्जेक्शन पूरे कर दिए। जैसे हमने इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा था, आपने ऑब्जेक्शन लगाया कि हम इस योजना का नाम मुख्यमंत्री के नाम से नहीं रख सकते। हमारा मकसद अपना नाम चमकाने का नहीं था, हमारा एक ही मकसद था, किसी भी तरह से ये स्कीम लागू हो और गरीबों को उनका राशन मिलने लगे। हमने आपकी बात मान ली, हमने स्कीम से नाम ही हटा दिया। अभी तक कोरोना काल में कई मुद्दों पर केंद्र और दिल्ली सरकार का आमना सामना हुआ है। कभी ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए, तो कभी वैक्सीन को लेकर। लेकिन इस बार मामला उस योजना से जुड़ा है जिसका सीधा ताल्लुक उस वर्ग से है जो कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। यही वजह है कि एलजी ऑफिस से दिल्ली सरकार के आरोपों पर तुरंत जवाब आया। एलजी ऑफिस की तरफ से जारी बयान में साफ कहा गया कि राशन की होम डिलीवरी को रोका नहीं गया है। इस योजना से जुड़ी फाइल को फिर से विचार के लिए भेजा गया है। एलजी ऑफिस की तरफ से कहा गया कि फाइल में बांटने के तरीके को बदलने की बात कही गई है। योजना के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी होनी चाहिए। मार्च 2018 में भी दिल्ली सरकार को सलाह दी गई थी। इतना ही नहीं, इस दौरान बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए दावा किया कि दिल्ली सरकार राशन पर जो अलग से चार्ज लगाने की कोशिश कर रही है, जो कि नियमों के खिलाफ है। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार इस योजना के जरिए गरीबों से जो एक्स्ट्रा चार्ज लेना चाहती है, आखिर उसे क्यों छिपाया जा रहा है। उसमें एक प्रावधान है कि आप ये जो राशन है जो आप फेयर प्राइस शॉप में पाते हैं, उस राशन को दिल्ली के कुछ एजेंसीज उठा लेंगे और जैसे कि गेहूं है उसको आटा बनाया जाएगा और जैसे चावल है उसकी सफाई की जाएगी और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दिल्ली की सरकार लगाएगी। देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज के विषय में नहीं बताया गया है कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज कोई भी राज्य लगा सकती है। जो केंद्र के नियम है उन्हीं केंद्र के नियम के मुताबिक चलना पड़ेगा। एक्स्ट्रा चार्ज कोई लगा नहीं सकता है। मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस महत्वपूर्ण विषय को कि गरीबों से वो कितना एक्स्ट्रा चार्ज लेना चाहते थे, इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी बताते नहीं है। इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी छुपा देते हैं। और केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप कोई भी केंद्र का जो कानून है, केंद्र का जो स्कीम है, उसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगा करके उसे अलग तरीके से राज्य में रख नहीं सकते। देश की राजधानी में जिस घर घर राशन योजना पर संग्राम छिड़ा है, उस योजना को भी समझना जरूरी है कि आखिर इस योजना का किन लोगों को और कैसे लाभ मिलना है। इस योजना के जरिए लोगों तक सस्ता राशन पहुंचाने की योजना बनाई गई है। योजना में 4 किलो गेहूं का आटा पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत 1 किलो चावल और चीनी पहुंचाने की योजना है। योजना के जरिए राशन कार्ड धारियों को सस्ता राशन देने की कोशिश है। दिल्ली में इस योजना से 72 लाख लोगों को फायदा पहुंचाया जाना है। अगले हफ्ते से इस योजना को शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन बीजेपी का दावा है कि जिस घर घर राशन योजना को दिल्ली सरकार लागू करने की कोशिश कर रही है, उसमें बुनियादी तौर पर कई खामियां हैं। योजना के जरिए ये पता लगाना मुश्किल है कि इसका लाभ सही व्यक्ति को मिला है या नहीं। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो घर घर जाके राशन देंगे और डोर स्टेप डिलीवरी करेंगे। बंधुगण, ये डोर स्टेप डिलीवरी सही व्यक्ति को हो रहा है कि नहीं, गरीबों के पास ये राशन पहुंच रहा है कि नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा? उनका कहना है कि हम बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से जान जाएंगे कि डोर टू डोर डिलीवरी हो रहा है कि नहीं। हम आपके अंगूठे ले लेंगे, हम आपका कोई ऐसा बायोमेट्रिक निशान लेंगे जिससे कि ये जो हिसाब है कि सही व्यक्तियों तक पहुंच रहा है कि नहीं, वो हिसाब हमारे पास आ जाएगा। मगर यहां केंद्र की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी को रिमाइंड भी किया है और मैं भी बताना चाहूंगा कि एक
पॉइंट ऑफ सेल EPOS मशीन होती है। आपने देखा होगा दुकान में आप जाते हैं तो कई बार उसमें कार्ड स्वाइप होता है, एक मशीन होती है जो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड होती है और उसमें जो भी डेटा जाता है वो डेटा सरकार के उच्च अधिकारियों तक, सरकार के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है। 2018 के अप्रैल के महीने से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के जो 2000 फेयर प्राइस शॉप है जहां ये राशन वितरित किए जाते हैं, उन्होंने ये जो POS मशीन है, EPOS मशीन है जो इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं, उन्हें बंद करवा दिया था। इतना ही नहीं, बीजेपी का ये भी कहना है कि केंद्र सरकार ने इस योजना को इजाजत न देकर एक बड़े घोटाले को होने से रोक लिया है। पार्टी के मुताबिक दिल्ली सरकार के पास ऐसा कोई ठोस तरीका नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि राशन किसे दिया गया। मैं तो कहूंगा ये स्कैम होते होते रुका है। ये बिल्कुल 25 तारीख से जो अरविंद केजरीवाल जी ये जो राशन डाइवर्टिंग सिस्टम, ये कहीं ना कहीं राशन को डाइवर्ट करना चाहते थे। ये इतने बड़े स्कैम को करना चाहते थे कि आप देखिए जिस व्यक्ति तक ये राशन पहुंचना चाहिए उस व्यक्ति तक ये राशन नहीं पहुंचेगा और ये राशन न जाने किसके पास पहुंच जाता। ना उसका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन है, ना वहां EOS मशीन है, और आखिरकार बाद में आप दिल्ली में देखते कि 7, 8, 10 गुना अधिक इन्फ्लेटेड प्राइस में गेहूं और चावल आपको दिल्ली में मिल रहा होता। यही अरविंद केजरीवाल करना चाहते थे। दिल्ली में राशन पर मची इसरार के बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी आमने सामने आ गए। मैंने उनकी पूरी पीसी बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राशन की चोरी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं बताया कि 80, उन्होंने ये तो बोला 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, लेकिन 80 करोड़ लोग इस देश के जो झेल रहे हैं, राशन मिलता नहीं है, चोरी होता है, समय पे नहीं आता, दुकानें बंद मिलती हैं, तो वो कैसे दूर हो सकता है, उस पर नहीं बोले। राशन की चोरी रोकने में दिलचस्पी नहीं है उनकी, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने में दिलचस्पी है। दिल्ली सरकार को अब तक 37,400 मीट्रिक टन अनाज दिया गया, जिसको उन्होंने कहा हमने 90% तक इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। वहीं पर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसमें बड़ी हैरानी की बात है कि उसमें 72,702 मीट्रिक टन इनको अलॉट हुआ है जो गरीबों को देने के लिए फ्री राशन था। दिल्ली सरकार ने अभी तक उसमें 52,000 मीट्रिक टन ही राशन उठाया है और उसमें से भी सिर्फ 68% ही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इससे सरकार की नीयत का पता लगता है कि किस तरह से दिल्ली सरकार जो गरीबों का राशन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा फ्री दिया जा रहा है, उस राशन को भी वो बांट नहीं पा रहे हैं। इसी बीच सरकारी राशन डीलर संघ के सौरभ गुप्ता ने घर घर राशन योजना पर रोक के लिए केंद्र सरकार को शुक्रिया अदा किया है। सौरभ गुप्ता के मुताबिक आम आदमी पार्टी पूरे मामले में राजनीति कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से डोर स्टेप को नामंजूरी मिली है, उसके लिए सबसे पहले हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। साथ ही हम केजरीवाल जी से ये बताना चाहते हैं, केजरीवाल जी हमारी दुकान में लगभग 2 से 2.5 हज़ार लोग दिल्ली के अंदर राशन की दुकानें चलाते हैं और इन दुकानों पे लगभग 8 से 10 हज़ार परिवार जुड़े हुए होते हैं। एक दुकान पे औसतन लगभग 3 लोग कार्य करते हैं। इस योजना, अगर ये योजना लागू हो जाती तो इतने लोगों के पेट पे लात पड़ती, जो कि दिल्ली सरकार को ये योजना लाने से पहले सोचना चाहिए था। दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं है जब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच किसी एक मुद्दे पर ऐसा घमासान मचा है। इससे पहले भी कई मुद्दों पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी साफ देखी गई है। जाहिर है राशन पर मची ये रार फिलहाल थमने वाली नहीं है। महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया 5 चरणों में होगी, जो राज्य में कोरोना पॉजिटिविटी दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता पर आधारित होगी।
बड़ी खबर बिहार के बाढ़ से, वहां लकड़ी काटने की एक फैक्ट्री में अचानक आग लगी। ये आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ ही देर में इस आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे निकलने वाली लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। आग लगने की जानकारी के बाद दमकल विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे, आग बुझाने के काम में जुट गए। तो आग लगने से हड़कंप मचा है। आप देखिए धुएं का गुबार काफी ज्यादा है। ये फैक्ट्री में आग लगी और काफी खतरनाक आग थी। देखते ही देखते वहां पर काफी संख्या में लोग जुटे। उसके बाद फैक्ट्री में आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। ये आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया 5 चरणों में होगी, जो राज्य में कोरोना संक्रमण दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता पर आधारित होगी। राज्य सरकार के मुताबिक लेवल 1 के तहत जिन जिलों में या नगर निगमों में संक्रमण दर 5% से कम है, जहां ऑक्सीजन बेड 25% से कम भरे हैं, वहां छूट मिलेगी। ऐसे इलाकों में दुकानें, रेस्टोरेंट, थिएटर, मॉल, प्राइवेट और सरकारी दफ्तर खुलेंगे। शादी, अंतिम संस्कार बिना किसी प्रतिबंध के हो पाएंगे। लेवल 2 के तहत ऐसे जिले जहां संक्रमण दर 5% या उससे ज्यादा होगी और जहां 25% से 40% ऑक्सीजन बेड भरे होंगे, वहां लेवल 1 की तरह ही छूट मिलेगी। ऐसे जिले जहां संक्रमण दर 5% से 10% के बीच है, जहां 40% ऑक्सीजन बेड भरे हैं, वहां लेवल 3 में अनलॉक होगा। इन इलाकों में जरूरी चीजों की दुकानें रोजाना, जबकि बाकी दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगी। ऐसे जिले जहां संक्रमण दर 10 से 20% होगी, जहां ऑक्सीजन बेड 60% से ज्यादा भरे होंगे, वहां ये लेवल 4 लागू होगा। लेवल 5 में उन जिलों या नगर निगम को रखा गया है जहां संक्रमण दर 20% से ज्यादा है और 75% से ज्यादा ऑक्सीजन बेड भरे हैं। इन इलाकों में लॉकडाउन जैसी सख्तियां रहेंगी। मुंबई को अनलॉक के लिए लेवल 3 में रखा गया है और इसे देखते हुए बीएमसी ने गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक वहां दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। मॉल, थिएटर बंद रहेंगे। जिम, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर 50% की क्षमता के साथ खुल सकेंगे। बस में यात्रियों के खड़े रहकर सफर करने पर पाबंदी होगी। लोकल ट्रेनों में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही सफर कर पाएंगे। लोगों की टहलने के लिए सुबह 5 से 9 बजे और शाम को 6 से 9 बजे तक छूट रहेगी। कहीं पुलिस ने सरेआम एक महिला मेडिकल कर्मी के साथ बदसलूकी कर डाली, तो कहीं पुलिस वालों की डंडे का कहर एक दुकानदार पर टूटा, क्योंकि पुलिस को कोरोना महामारी के समय लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाना था। लेकिन नियमों का पालन करवाते करवाते पुलिस कब कानून की हदों को पार करके निकल गई, खुद उसे भी अंदाजा नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ चौंकाने वाला मामला सामने आया है और जो तस्वीरें सामने आई है देश के अलग अलग हिस्सों से, जहां दबंग लोगों ने घर में घुसकर महिलाओं पर अपनी दबंगई दिखाई, तो कहीं जमीन के झगड़े में खून पानी की तरह जमीन पर ही बह गया। दुकान खोलने पर पिटाई, पुलिस की नर्स से बदसलूकी, महिला की पिटाई का वीडियो, जमीन के झगड़े में पानी हुआ खून, बीच रास्ते में पिटे वकील साहब। ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आई हैं, जहां जगह भी अलग है, वजह भी अलग है और किरदार भी अलग है। अगर कुछ एक जैसा है तो वो है बदसलूकी और इंसान का गुस्सा। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बिहार के दरभंगा, जहां पुलिस की ज्यादती और फिर उस ज्यादती के बाद गुस्से का एक वीडियो सामने आया। ये तस्वीर इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि इस कोरोना महामारी के दौर में कमाई के सारे रास्ते बंद होते देखकर एक दुकानदार ने दुकान क्या खोली, कानून के डंडे ने बड़ी बेरहमी के साथ उसकी खाल उधेड़ डाली। लेकिन पुलिस की बदसलूकी के बाद जिस तरह से लोगों का गुस्सा पुलिस पर उतरा, वो जरूर चौंकाने वाला है।
बताया जा रहा है कि दरभंगा के नगर थाना इलाके में टावर चौक के पास लॉकडाउन के बावजूद एक दुकानदार ने अपनी दुकान खोल दी। लिहाजा इलाके में तैनात पुलिस वालों ने पहले दुकानदार की और फिर दुकानदार को बचाने आए उसके परिजनों की जमकर धुनाई कर दी। ये बात जैसे ही दुकान से निकलकर आसपास के इलाके में फैली तो लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने दुकानदार की बेवजह पिटाई करने वाले पुलिस वालों को खदेड़ दिया। पुलिस और पब्लिक के बीच झगड़े का ये मामला अब कचहरी तक जाने वाला है। लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कराने वाली पुलिस कब कानून की बारीक हद को लांघकर बदसलूकी के दायरे में जा पहुंची, इसकी मिसाल देखने को मिली है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, जहां एक मेडिकल स्टाफ महिला कर्मचारी को पुलिस वालों ने बीच सड़क पर घसीटा। ये सब कुछ हुआ विशाखापट्टनम के रामा टॉकीज चौराहे पर, जहां एक निजी अस्पताल में काम करने वाली महिला अपनी ड्यूटी के बाद शाम को स्कूटर से घर लौट रही थी। शहर में कोरोना कर्फ्यू लागू होने की वजह से पुलिस बेवजह घूम रहे लोगों को रोककर उनका चालान काट रही थी। तभी पुलिस वालों की नजर इस महिला पर भी पड़ी, जो अपने साथी के साथ स्कूटर पर थी। पुलिस वालों के रोकने पर महिला ने अस्पताल की तरफ से जारी वो चिट्ठी भी दिखाई, जिसमें उसे स्कूटर इस्तेमाल करने की इजाजत थी, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और बीच सड़क में उसके साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी। पुलिस वालों ने जब उसे पुलिस की गाड़ी में बैठने को कहा तो वो महिला वहीं सड़क पर बैठ गई और दो पुलिस वाले उसे घसीटते हुए उस जगह से दूर ले गए। సారీ చెప్పండి, ఇప్పుడు స్టేషన్ కి తీసుకెళ్తాను అంటున్నారు. నేను స్టేషన్ కి అయితే వెళ్ళను. ఇక్కడ ఏదైనా అయితే ఇక్కడ అయినా కానీ నేను స్టేషన్ కి వెళ్ళను. ఏం చేస్తాడో చేయను, నేను ఇక్కడే ఉంటాను. నా బండిని మాత్రం నేను తీసుకెళ్ళను. రోజు ఎలానే జరుగుతుందా? రోజు ఎలాగే డ్యూటీలు చేసి వస్తున్నాము. ఆయన ఒక డ్యూటీ చేస్తున్నారు, ఆయన డ్యూటీ ఆయన చేస్తున్నారు, కానీ చేయాల్సిన వాళ్ళ మీద చేయాలి. ఊరు మీద తిరుగుతున్నారు, వాళ్ళ మీద చేయాలి. మేము డ్యూటీలు చేసి న్యాయంగా వచ్చిన వాళ్ళ మీద కాదు. నేను ఆయన రోడ్డు మీద ఉంటే నేను కోవిడ్ పేషెంట్స్ మధ్య నుండి డ్యూటీ చేసుకుని వస్తున్నాను। पुलिस वालों के जरिए मेडिकल स्टाफ की महिला को सड़क पर घसीटने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। शाहजहांपुर में एक महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में गांव का एक दबंग घर में घुसकर महिलाओं से भिड़ता नजर आया। आरोपी युवक ने घर की महिलाओं को पकड़कर उनके साथ हाथापाई की और बीच सड़क पर ले जाकर जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, उसने महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिए। जब आस पड़ोस की दूसरी महिलाएं बीच बचाव के लिए पहुंची तो उस दबंग ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। इस पिटाई का वीडियो गांव के ही किसी शख्स ने बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो के आधार पर पीड़ित महिला के परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी। बताया जा रहा है कि ये मामला जमीन पर कब्जे को लेकर पुराने झगड़े का है, लेकिन पुलिस ने इस वीडियो को वायरल होने के बावजूद केस दर्ज करने की बजाय समझौता करने की बात कहकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। घर वाले अब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। दीवार रोक रहे थे, दीवार बोले कि इसमें तो कोई नहीं, पुलिस भी नहीं रोक सकती है, जो होगा वो निपट जाएगा, दीवार तोड़ो, घर की दीवार सीधी करेंगे। इसी वजह से जब हमने रोकने को हाथ लगाया तो इन्होंने हमको खींच के मारने लगे। छत्तीसगढ़ के रीवा में दो पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ। मामला जमीन के झगड़े का बताया जा रहा है, जिसमें एक पक्ष ने लाठियों के साथ दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया और मार मार कर पिता पुत्र को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। रीवा जिले के जनेह थाना इलाके के इस मामले के बारे में यहाँ के लोगों ने सवालिया निशान थाना प्रभारी पर भी लगाए। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी के सामने पीड़ित परिवार हमले की आशंका जाहिर कर चुका था, फिर भी ये बवाल हो गया। इस झगड़े के बाद का जो वीडियो सामने आया है उसमें मौकाए वारदात पर अफरा तफरी मची हुई है।
सरेआम मार पिटाई की एक तस्वीर मध्य प्रदेश के दतिया से सामने आई। किस्सा थोड़ा अलग है। हुआ यूं कि एक वकील साहब अपनी कार में महिला के साथ रंगरलिया मनाते रंगे हाथों पकड़ लिए गए, और वो भी महिला के पति के हाथों। बस फिर क्या था, वकील साहब की कोर्ट कचहरी सब वहीं झांसी ग्वालियर हाईवे पर ही लग गई। और इस तमाशे के दौरान इकट्ठा हुई भीड़ ने वकील साहब को सजा के तौर पर जमकर पीट दिया। जैसे तैसे वकील भीड़ से जान बचाकर वहां से भागे, लेकिन भीड़ में ही किसी ने इस तमाशे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि पिटने वाले साहब कांग्रेस के राज में दतिया में सरकारी वकील थे।